तो आप लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर इंडिया टीवी की ये लाइव कवरेज और क्या खेल चल रहे हैं वहां पर। तो अभी भी आना जाना अभी जारी है। एनसीपी से जो लोग गए हैं उनमें से कुछ एक लौट कर वापस शरद पवार साहब की अपील के बाद जा भी रहे हैं। वहां अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि उनके साथ जितने लोग गए थे, जिन्होंने उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किया, सब के सब उनके साथ मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। और वहां दिल्ली में एक बड़ी बैठक प्रगति मैदान में शुरू होने वाली है। यह मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के तमाम लोगों को बुलाया है और उनके मंत्रालयों की रिपोर्ट लाने को कहा गया है। प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में मोदी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री आगे बड़े फैसले लेंगे, मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं और ये काम जो है संसद के मॉनसून सत्र से पहले अंजाम दिया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल दोनों को दिल्ली लाया जा सकता है, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये भी अभी खबरें चल रही हैं और कई सीनियर मंत्री वो पहुंच चुके हैं प्रगति मैदान इस बैठक के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रगति मैदान में नए बने कन्वेंशन सेंटर में आज की मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। तो प्रधानमंत्री की यह अहम बैठक होगी आज और बहुत मुमकिन है कि ये जो मंत्रिपरिषद है इसकी आखिरी बैठक हो, मतलब कि इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का दोबारा गठन किया जा सकता है। उसमें से मौजूदा कई मंत्रियों की छटनी हो सकती है, कई नए चेहरों को अंदर जगह दी जा सकती है। क्या कुछ के प्रभार बदले जाएंगे, सारी बातें हैं अभी जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में साल भर से कम वक्त बाकी है अब, और इस लिहाज से ये आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल में आखिरी रद्दोबदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर इसी टीम के साथ, इसी टीम के कामकाज के साथ वो जाएंगे लोकसभा के चुनाव में। बड़ी बैठक है जो अभी शुरू होने जा रही है। देवेंद्र, शुरुआत में ये जो दो नाम अभी हमने बताए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, प्रफुल्ल पटेल का चले माना जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल अभी सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं और दिल्ली में उनको जगह दी जाए। जो लोग अभी महाराष्ट्र में शामिल हुए हैं उनमें उस अजीत पवार के साथ जो लगाए उनमें से। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, क्या उनका भी दिल्ली आने का कहीं कोई सीन है, कोई चांस है? फिलहाल तो सौरभ मुझे दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आती और इसकी कोई वजह भी नज़र नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस व्यक्ति को अभी आपने महाराष्ट्र में ये पूरी जो खेल चल रहा है, आप बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधि वही हैं, उनको वहाँ से अगर हटा देंगे, क्या आप इनवाइट करना चाह रहे हैं कि फिर ऐसा खेल वहाँ पे हो जाए, बीजेपी के भीतर हो जाए? विनोद तावड़े ऑलरेडी राष्ट्रीय टीम में हैं और राष्ट्रीय स्तर के संगठन की टीम में महासचिव के तौर पे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को भी यहाँ पे लेकर आने का कोई मतलब नज़र नहीं आता, अभी तो बिल्कुल भी मतलब नज़र नहीं आता। और अगर ऐसा हुआ तो वाकई मतलब एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, उसका कारण फिर भी समझ में नहीं आएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपने जैसा आप कह रहे थे, फिर उस सरकार में बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है ऐसा इस कद का नेता जो कि उतने विशाल सरकार को चलाए? कोई ऐसा आफ्टर ऑल बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वहाँ पे आपको बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि अलग अलग दलों की सरकार है, कोऑर्डिनेशन इस लिहाज से भी कि जो ब्यूरोक्रेसी में मैसेज जाना चाहिए काम कराने को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को जिस प्रकार से आपको एक्टिव रखना है, उसमें कोई लाल फीताशाही ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर वैसी समस्याएं आएंगी तो फिर ग्राउंड पर आपका माहौल ख़राब होगा। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल वही व्यक्ति कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। देवेंद्र फडणवीस से बेहतर व्यक्ति अभी प्रदेश की राजनीति में इनके पास ऐसा है नहीं। ऐसे में वहां से उनको हटा के केंद्र में लेकर आया जाए, ये मुझे आपके हिसाब से जीरो चांसेस हैं इस बात के? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, प्रदीप जी, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली आएंगे क्या? प्रफुल्ल पटेल की तो काफ़ी संभावना है। अगर एनसीपी की कोटे से कोई मंत्री बनेगा तो प्रफुल्ल पटेल बनेंगे, और तो किसी की संभावना लगती नहीं। देवेंद्र फडणवीस, मैं देवेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उनके कैलिबर का, उनके जितने एक्सपीरियंस का कोई नेता महाराष्ट्र भाजपा में नहीं है। 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सफल सरकार चला चुके हैं। 5 साल बाद फिर से मैंडेट मिला, तो ऐसा भी नहीं है कि चुनाव हार गए थे इसलिए जो है उनको एडजस्ट किया जा रहा है, ये भी नहीं। पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया, मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बने, उस नेता के तहत जो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर था। तो ये कोई मामूली बात नहीं। दूसरा, जो कुछ हुआ है पिछले 1-1.5 साल में महाराष्ट्र में, उसमें देवेंद्र फडणवीस की केंद्रीय भूमिका रही है। अगर राज्य के नेता की बात करें, केंद्र का जो रहा है योगदान वो अलग चीज़ है। वो ऐसे में वो जो बैलेंसिंग फैक्टर है, बैलेंसिंग पावर है, वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। वो अजीत पवार से भी बराबरी पे बात कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे से भी कर सकते हैं, और उन पर कॉन्फिडेंस है सेंट्रल लीडरशिप का, उसका विश्वास है।
उसकी ताकत है उनके पास। तो इसलिए सब मिलाकर जो है एक राज्य में स्थापित नेता को आप केंद्र में लाकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्यों उसको कमजोर करना चाहेंगे? जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था तब बीजेपी में बड़ी खदबदाहट थी कि भाई उनका कद घटाया जा रहा है, पर कतरे जा रहे हैं, इस तरह की बातें हुई थी। अगर अब आप उनको केंद्र में लाते हैं, 2024 के बाद लाते हैं, तब बात दूसरी होगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव होने के बाद तब तो एक अलग स्थिति हो सकती है कि आप भविष्य के लिए बड़ा बदलाव कोई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि कम से कम जब मुख्यमंत्री थे तो उनको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी देखा जाता था, ऐसे लीडर को। और आप देखिए कि इस लीडरशिप ने लगातार पिछले 9 साल में स्टेट लीडरशिप को डेवलप करने ये जो बात अभी प्रदीप जी आपने कही ना, इससे ही जोड़कर मैं अगली बात कहना चाह रहा था विनोद जी, कि देवेंद्र फडणवीस का कद इतना न बढ़ जाए कि आप उसे काबू ना रख सके। माना यह भी जाता है कि दिल्ली में बड़े बलशाली लोग ऐसे हैं जिनको देवेंद्र फडणवीस बहुत नहीं सुहाते, और उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो दिल्ली आ जाए। बिल्कुल आपने वो बात कही कि ये जोखिम क्या दिल्ली में जो बलशाली लोग हैं जिनकी तरफ आपका इशारा है वो उठाना चाहेंगे कि चुनाव वर्ष में देवेंद्र फडणवीस को वहाँ से शिफ्ट किया जाए? मुझे लगता है जो प्रैक्टिस रही है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की, कि वो इस तरह के प्रयोग करते रहे हैं। कहीं कोशिश की, सफल नहीं हुए। जैसे उत्तर प्रदेश में कोशिश की थी 2022 से पहले योगी जी को डिस्टर्ब करने की, लेकिन सफल नहीं हुई। लेकिन गुजरात में कर लिया, उत्तराखंड में कर लिया, छोटे राज्य थे। महाराष्ट्र में करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है अभी। लेकिन ये जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस का जो प्रदीप जी ने एक शब्द कहा कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी उनको देखा जाता था, उनकी ये योग्यता उनके लिए कई बार जो है दिक्कत पैदा करती है। और इसलिए केंद्र में अगर उनको लाया गया तो फिर वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर वाली बात थोड़ी सी और आगे बढ़ सकती है। इसलिए भी शायद अभी केंद्र में न लाया जाए और अभी उनको महाराष्ट्र की राजनीति में उलझाए रखा जाए कि भाई 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव, इन दोनों में उनकी जो है परफॉर्मेंस देखी जाए, उसके बाद फैसला किया जाए। ये मुझे लगता है ज्यादा होगा। अभी उनको महाराष्ट्र की राजनीति में ही रखा जाए। एक बार हर्षवर्धन जी आपसे भी देवेंद्र फडणवीस पर राय आपकी, प्रफुल्ल पटेल क्या हो सकते हैं दिल्ली में मंत्री, और फिर उसके बाद फिर हम मंत्रिमंडल में क्या और परिवर्तन किए जा सकते हैं उस पर व्यापक बात करेंगे। देखिए, अभी की स्थिति में प्रफुल्ल पटेल का केंद्रीय मंत्रिमंडल में आना सबसे स्वाभाविक और सामान्य खबर होगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई अलग योजना हो तो बात अलग है। और यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये भले बार बार कहा जाता है कि दिल्ली और देवेंद्र फडणवीस के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति और इच्छा से हुआ है, और उसको एक और आगे कहें तो निर्देश से होता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये खबर थोड़ा सा मुझे भी चौंकाने वाली दिखी कि देवेंद्र फडणवीस को लाया जाता है। लेकिन इसके आगे की एक बात है। देखिए, एक बात बार बार कही जा रही है और वो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग कई बार, और मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो कई लोग हो सकता है अभी कहेंगे कि आप फिर क्यों टीवी पे बैठे हुए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे की देखती सोचती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2024 की टीम कौन सी होगी, कौन से नेता होंगे देश में जिनको बीजेपी अब अपने चेहरे के तौर पर रखेगी। वो केंद्र में भी हो सकते हैं, वो राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर भी हो सकते हैं। हर बार किसी नेता को राज्य से केंद्र में लाना उसका डिमोशन नहीं होता है। हर बार अगर किसी को लाया जा रहा है, और कई बार उसको बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है कि किसी राज्य के नेता को आप केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनाएं, और वो केंद्रीय कैबिनेट जिसमें कहा जाता है कि भाई ये 4-5 चेहरे हैं जो मोदी जी के नए लेफ्टिनेंट होंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, हमारा काम है जो लोगों के मन का सवाल हो उसका जवाब आपसे लेना। एक बात तो मैं हर्षवर्धन जी की बिल्कुल सहमत हूं कि देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं। जब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ तो नाराज हो गए थे। उनको प्रधानमंत्री जी ने ही फोन करके कहा कि आप पहले जाके शपथ लीजिए, उसके बाद बात करिए, और वो माने उसके बाद। तो वो तो रिश्ते उनके अच्छे हैं, लेकिन और भी बलशाली लोग हैं दिल्ली में। चलिए, अच्छा, एक दूसरा सवाल जो लोगों के मन में है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर लगातार लोग उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, कई पत्रकार भी ऐसे हैं जो उस बात को हवा दे रहे हैं। तो वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं देवेंद्र, कि क्या देवेंद्र फडणवीस
वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि मुझे नहीं समझ में आता कि कल ही शपथ ग्रहण हुआ है, कुछ बदलाव होना होता तो कल होता, उसके बावजूद ये चर्चा अभी भी लोगों के मन में है। बिल्कुल सर, इसकी भी संभावना दूर दूर तक नजर अभी नहीं आ रही है और बीजेपी कतई ये खतरा नहीं मोल ले सकती है। अगर वैसी परिस्थिति बन जाए तो भी बीजेपी ये खतरा इस लिहाज से नहीं उठाना चाहेगी कि वहां पर फिर ग्राउंड पे मैसेज बहुत खराब जाएगा। आप एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि जो शिव सैनिक हैं उनके अंदर एक मैसेज दे सको उनको अपने साथ आने के लिए। दूसरी तरफ अगर अजीत पवार को लेकर आ रहे हो तो आपको वैसा मराठा फेस चाहिए था जो कि एक ताकतवर मराठा फेस हो। ऐसे में इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके अगर आप देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं तो समझा जा सकता है कि फिर उसके बाद बाकी जो अपोजिशन के नेता हैं वो कैसा नैरेटिव चलाएंगे ग्राउंड पे, और वो बीजेपी के लिए एक मुश्किल घड़ी हो सकती है। बीजेपी बिल्कुल ये खतरा नहीं उठाएगी। और रह गई बात देवेंद्र फडणवीस को लेके, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या सौरभ ये हो जाती है कि वो प्रशासक के तौर पर चाहे जितने शानदार हों, मैनेजमेंट चाहे जितना अच्छा करते हो, कोऑर्डिनेशन चाहे जितना अच्छा करते हो, लेकिन कास्ट बैरियर एक बड़ी समस्या है और ऐसे में ये खतरा अगले साल चुनाव होने हैं, बिल्कुल नहीं उठाया जा सकता। नहीं, ये बात इसलिए दरअसल जो देवेंद्र फडणवीस को पसंद करने वाले लोग हैं उनको ये खटक रही है कि चलिए पहले तो आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया, अब उसके साथ दूसरा मुख्यमंत्री भी लगा दिया। पहला उप मुख्यमंत्री, पहले जो भी हो शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर था देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा हुआ था, पावर सेंटर थे वो, लेकिन अब वो 3 भागों में बटेगा। नहीं, देखिए, पावर उसके पास रहती है जो उसको एक्सरसाइज करता है। देवेंद्र फडणवीस इस ट्रोइका में जो है सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो 105 विधायकों की पार्टी के नेता हैं। जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री है, तो इसलिए उनकी ताकत में कहीं से कमी नहीं आने वाली। दूसरी बात, बीजेपी ये सब कर रही है, शिंदे का आना, अजीत पवार का आना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसे में उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने के साथ साथ उसको अस्थिर क्यों करेगी? अस्थिरता हमेशा जो है अपने साथ अनिश्चितता लेकर आती है कि उसका क्या रिपरकशन होगा। तो चुनाव के इतने करीब मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन जो नेतृत्व है इस समय बीजेपी का, उसके बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। चलिए, अब जरा दिल्ली में जो बैठक शुरू हो रही है, अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में मंत्री पहुंच रहे हैं मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए, वहां क्या कुछ हो सकता है। अब आज की मीटिंग में जो होगा उसका तो ब्यौरा बाहर आए कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो एक्सरसाइज जो पहले हो चुकी है कि किस मंत्रिमंडल में क्या रद्दोबदल होगा, उसको कैसे अंजाम दिया जाएगा। मीनाक्षी लेखी को जरा सुनिए, बोलेंगी इस समय कोई कुछ तो बोली है। मेरे को जानकारी नहीं है, मेरा विषय नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। आपको लगता है गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रेशर कर चुकी है? मेरे को जानकारी नहीं है, मेरा नरेंद्र, मौजूदा सारे मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी तो होंगी अभी? निश्चित तौर पे, हालांकि आज की बैठक में ऐसा कुछ नहीं होना है जिससे उनकी धड़कनें बढ़ें, लेकिन जो बैठकें पिछले दिनों हुई हैं प्रधानमंत्री के घर पे या फिर बीजेपी के एक्सटेंशन बिल्डिंग में, जो बीजेपी का दफ्तर है उसका जो एक्सटेंशन ऑफिस है, वहाँ पे जो 4 बैठकें हुई थी और उसके बाद 5वीं बैठक जो प्रधानमंत्री के घर पे हुई थी, उसके बाद मंत्री भी बहुत ज़्यादा दबाव में हैं और आए दिन वो पूछते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और न सिर्फ मंत्री बल्कि प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन के लोग हैं या प्रदेश की टीम में जो हैं, सबके अंदर अगर आज अब बीजेपी में सौरभ किसी से भी बात कीजिए तो वो उसकी पहली दिलचस्पी यही रहती है कि कब हो रहा है एक्सपेंशन, किसको हटाया जा रहा है, किसको ड्रॉप किया जा रहा है। स्टेट वाले पूछते हैं हमारे स्टेट से कौन जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर वाले पूछते हैं, अगर वो MOS हैं तो उनको ये जानना होता है कि क्या हमारे परफॉर्मेंस के बारे में ऊपर आकलन है कि हमें कैबिनेट मिल सकता है। जो कैबिनेट हैं वो जानना चाहते हैं कि उन्हें बना रहेगा या कुछ झटका लग सकता है। जो चुनावी राज्यों से हैं वो अपनी संभावनाएं देखते हैं। तो बीजेपी के अंदर के कॉरिडोर में आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर होती है, एक तो कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर और दूसरा संगठन में जो फेरबदल होना है उसको लेकर। सरकार में जो भी परिवर्तन होना है उसका पैमाना क्या है, किन चीज़ों को देखकर अब ये नई टीम बनाई गई है, बनाई जाएगी? सबसे पहली बात तो उसमें ये रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक पैरामीटर सेट कर रखा है, शुरू से वो खुल के मंत्रियों को बताते भी हैं कि भाई आपको इस लाइन पे काम करना है, और उसके पैरामीटर के कई सारे पहलू होते हैं। पहली बात कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, जैसे फाइल वगैरह को लेके इंटीग्रिटी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ की मैसेजिंग आपका ठीक जाना चाहिए, अनावश्यक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और सबके साथ एक अलग से जो क्राइटेरिया रहता है सौरभ, उसमें बहुत सारे मंत्री वहाँ पे लूज़ करते हैं कि आपको संगठन के तरफ से जो दायित्व दिया जा रहा है, बतौर मंत्री आप अपना काम करें, लेकिन संगठन की तरफ से जो दायित्व है उसे भी आपको करना है। जैसे अभी जो 2-2, 3-3 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, वैसी कंस्टिट्यूंसी जहाँ बीजेपी जीती नहीं कभी,
वो जिन मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, बाकायदा उनका रिपोर्ट लिया जाता है कि कौन सा मंत्री कब कहाँ गया, वहाँ जाने के बाद उसकी एक्टिविटी क्या रही, ग्राउंड पे उसने कितना कुछ काम किया। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरऑल टास्क रहता है और उस टास्क के आधार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकलन करते हैं कि किसको रखना है, किसको बाहर भेजना है। तो अब अगर एक एक राज्यवार हम अगर बात कर सकें, महाराष्ट्र की जैसे हमने अभी चर्चा की, उसके अलावा जिन राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, क्या वहां से हम देख सकते हैं कोई रिप्रेजेंटेशन और सरकार में? राजस्थान से तो बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान से एक या दो नाम आ सकते हैं। उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और राजस्थान के नेताओं से जो बातचीत हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस बातचीत के बारे में तो हम लोग बता सकते हैं कि बाकायदा किन किन नामों को लेकर उस समय चर्चा चल रही थी। और ये सिर्फ राजस्थान के साथ नहीं था, ये बाकी राज्यों के साथ भी था। लेकिन जिन राज्यों में जो चुनावी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा था राजस्थान को लेके। मध्य प्रदेश से ऑलरेडी मंत्री हैं काफ़ी और उन मंत्रियों को हटाने की कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि एक और व्यक्ति को मंत्री वहाँ पे मध्य प्रदेश में बना दिया जाए। छत्तीसगढ़ के बारे में भी यही कहा जाता है, हालांकि छत्तीसगढ़ की चुनावी संभावनाओं को लेकर बीजेपी खुद बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी वहाँ पे बहुत कुछ करती नज़र आ रही हो। तो छत्तीसगढ़ तो बहुत प्रायोरिटी में अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों टॉप प्रायोरिटी में दिख रहे हैं। तेलंगाना में अलग समस्या से पार्टी जूझ रही है और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे ये हो गई और आगे आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि शायद वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाए। बीजेपी के अपने सांसद तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एकदम ज़बरदस्त छत्तीस का रिश्ता चल रहा है। तो ऐसे में जब चुनाव होना है और आपके सांसद आपके प्रदेश अध्यक्ष से भिड़ रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष के बयानबाजी को लेकर नाराज़गी जता रहे हों, तो इन सारी चीज़ों से तेलंगाना में प्रॉस्पेक्ट बहुत ख़राब हुआ है। वहाँ फिर नज़र रहेगी कि क्या संगठन के अलावा केंद्रीय स्तर पे भी कुछ किया जाता है, केंद्र सरकार के स्तर पे कुछ किया जाता है तेलंगाना से। 3 और बड़े राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर इनकी क्या संभावना है? पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा स्थिति है, हमें जो जानकारी मिली उसके हिसाब से जो फीडबैक दिया गया है संगठन की तरफ से, वो यही बरकरार रहेगा। वो उसके पीछे वजह ये नहीं है कि वो मंत्री कोई बहुत बड़े काबिल हों इस लिहाज से, बल्कि जिस कॉम्बिनेशन को सोच के बनाया गया था वो कॉम्बिनेशन वैसा ही आगे चुनाव के लिए ज़रूरी है और उस लिहाज से मुझे बताया गया कि इसमें हमने फेरबदल को लेकर कोई फीडबैक नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे फेरबदल होगा और उनमें से कुछ नाम भी आने हैं। हमें संख्या तो ये बताया गया था कि 4 नाम को लेके भी चर्चा है कि 4 तक यूपी कोटे से मंत्री हो सकते हैं और समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, जो कि एक तरह से आप कहें कि न्यूक्लियर पावर पॉइंट है बीजेपी के लिहाज से, तो वहाँ पर बीजेपी अगर अपनी ऐसी ताकत झोंक रही है तो वो उसके पीछे जितने मंत्री यूपी से अभी हैं उनके अलावा 4, उनके अलावा 4 और उनमें से एक लेकिन ड्रॉप करने की बात है और कम से कम एक तो ड्रॉप करने की बिल्कुल बात है कि उनको तो हटाया जाएगा, ऐसा हमें बताया गया। आपको इतना स्पेसिफिक मालूम है तो फिर एक का तो नाम भी पता होगा। ये नाम पता है लेकिन नाम वो लेना ठीक नहीं होता है, समझ सकते हैं आप। नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को। अच्छा, बिहार और बिहार से 1 या 2, लेकिन वो बीजेपी गठबंधन को लेके गठबंधन के हिसाब से होगा। जैसे चिराग पासवान को अगर आपको लेकर आना है मंत्री में तो उस लिहाज से होगा। संगठन में अगर एक ड्रॉप किए जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर थोड़े बहुत सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो उनकी जगह पे कोई और आ जाएगा। अदरवाइज बिहार से कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ऑलरेडी 5 मंत्री हैं वहाँ पे। प्रदीप जी, आपके हिसाब से इस विस्तार की वजह और उसमें क्या क्या किन किन वजहों को तवज्जो दी जाएगी, फैक्टर्स को? देखिए, इस विस्तार का जो समय है उसके बाद जो सरकार का कार्यकाल बचता है उसमें लगभग कामकाज के लिहाज से 6 महीने का समय बचता है। जनवरी से एक तरह से सरकार लेमडक हो जाएगी, तो 6 महीने में कोई भी मंत्री कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। तो ये फेरबदल परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। जिन लोगों के परफॉर्मेंस का आकलन किया गया है उसमें परिवर्तन हो सकता है। ड्रॉप होंगे मंत्री तय है, कुछ लोग संगठन में भेजे जाएंगे। ऐसे लोग आप मंत्रिमंडल की सूची उठाकर देख लीजिए जिन लोगों ने संगठन में जिनको काम करने का अनुभव रहा है, कर चुके हैं पहले, उनमें से कुछ लोग संगठन में भेजे जा सकते हैं। दूसरा, इस सबसे ज़्यादा फोकस होगा सोशल इंजीनियरिंग पर, जो सामाजिक समीकरण है उनके जरिए एक मैसेजिंग की। ये जो बात हो रही है कास्ट सेंसस की और जो है पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन की, उनकी आबादी के मुताबिक दिया जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक मैसेज पिछले जो फेरबदल हुआ था उसमें भी हुआ था, इसमें और ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे एक सोशल इक्वेशन का मैसेज दिया जाए कि भाजपा सर्वसमावेशी पार्टी है, किस तरह से भाजपा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी दे रही है। तो ये कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का फेरबदल होगा जिसका जो है सरकार की परफॉर्मेंस पर कोई बड़ा असर पड़ जाएगा
ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन कोई हेडलाइन बनाने वाले चेहरे गिरेंगे या आएंगे, ऐसा आपको लगता है? बड़े गिर सकते हैं, लेकिन अभी लगता नहीं। मुझे लगता है कि अगर जो गिरेंगे वो 2024 के बाद ही गिरेंगे, क्योंकि वो चेहरे बहुत बड़े हैं। हैवी वेट्स में कुछ आपको नहीं लगता कि हैवी वेट्स में जिनको हटाए जाने की मतलब आशंका है, वो इतने बड़े हैं कि कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा होगी। और कर्नाटक के बाद मुझे लगता है थोड़ा पार्टी संभल कर कदम उठाएगी कि इस तरह का विवाद मतलब अपने ही काम से जो है अपने को नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं कर। लेकिन लीडरशिप हटाना चाहती है कुछ ऐसे बिल्कुल चेहरों को। निश्चित रूप से हटाना चाहती विनोद। है। बड़ा फेरबदल होगा 2024 में। 24 में विनोद जी। मैं प्रदीप जी से सहमत हूँ बिल्कुल कि अभी जो सारे कंसिडरेशन हैं उसमें सबसे बड़ा कंसिडरेशन पॉलिटिकल है। परफॉर्मेंस वाली बात ये सही है, पुराने मंत्रियों का रिव्यू करेंगे प्रधानमंत्री, और काफ़ी कुछ तो कर लिया होगा उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर पूरा होमवर्क करके ही मंत्रियों से मिलते हैं, तो उसमें बहुत कुछ मंत्रियों को सफाई देने की गुंजाइश तो नहीं होगी। जिनको हटाना होगा वो आज की बैठक से तय नहीं होगा कि हटाएं किसको ना हटाएं। बिल्कुल हो चुका वो होगा। तय हो चुका होगा। आज तो वो चाय पिला रहे हैं कि जो मतलब जिनको हटाया जाएगा उनके लिए शायद एक तरह से विदाई वाली टी पार्टी है ये। दूसरा ये है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वो तो कंसिडरेशन में रहेंगे ही आएंगे। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है वो भी कंसिडरेशन में होंगे। मुझे लगता है साउथ का भी थोड़ा सा हो सकता है वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि साउथ पर बहुत फोकस है प्रधानमंत्री जी का। और दूसरी बात यह है कि बड़े चेहरों की बात यह है, तो मुझे भी नहीं लगता कि कोई बड़ा चेहरा ड्रॉप हो रहा होगा इस समय, क्योंकि अब चुनाव वर्ष में कोई पार्टी जो है बड़े चेहरों को ड्रॉप करके उन बड़े चेहरों जिनके बारे में लोग सोच रहे हैं या जिनको हटाने का मन बना सकता है नेतृत्व, वो अभी मुझे नहीं लगता कि वो हटाए जाएंगे। ये है कि कुछ राज्य मंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री भी जो नॉन परफॉर्मिंग है और जिनका कोई पॉलिटिकल इस समय जो कामकाज उनका जो ऑफिशियल है उससे ज़्यादा पॉलिटिकल परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। जो जैसा कि अभी बताया देवेंद्र जी ने कि मंत्रिमंडल के काम के साथ साथ पार्टी का जो कामकाज, संगठन का कामकाज का मतलब है पार्टी के राजनीतिक आधार को मजबूत करना। उसमें जिनका कामकाज या परफॉर्मेंस कमजोर है उनको तो निश्चित रूप से ड्रॉप किया जाएगा। जी ठीक। हर्षवर्धन जी, सरकार में वैसे तो यूं हर सरकार में कुछ ना कुछ अंडर परफॉर्मिंग लोग होते होंगे, इस सरकार में भी होंगे, लेकिन आपको लगता है जो बाकी सब कह रहे हैं कि चुनावी मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो प्रदीप जी ने एक लाइन की बात कही, 6 महीने की सरकार बची हुई है। जो जनवरी का विस्तार था, हम जुलाई में आ गए और अभी तक नहीं हुआ। बच्चों का सेशन भी दोबारा शुरू हो गया पढ़ाई का, तो अब उसके बाद भी ये नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर अभी देखें तो इस सरकार के फ्रंट पर कई चुनौतियां हैं, लेकिन एक अच्छी बात हुई है, खास करके अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री के, आप देखिए तो पार्टी का मोमेंटम बेटर हुआ है। जो कर्नाटक के बाद थोड़ी सी स्थिति लग रहा था कि ठीक नहीं है, मोमेंटम बेटर हुआ है। तो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं होता हुआ दिखेगा जिससे अलग तरह का विवाद खड़ा हो। शायद यही वजह है कि जो 1-2 बहुत बड़े नाम थे जिन पर सरकार के भीतर एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री के स्तर पर भी बहुत एक तरह से कहें कि नाराजगी है थोड़ी सी, तो वो भी शायद इसी वजह से बच जाएंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश और बिहार में बदलाव होना है, लेकिन बहुत गुंजाइश नहीं है। बिहार से बहुत ज्यादा निराशा है शीर्ष नेतृत्व को। जितने नेता हैं, चाहे वो पहले मंत्री रह के हटाए गए हों, 2-3 बहुत जिसको कहें कि बड़े नाम के तौर पर देखे जाते थे, या फिर अभी भी जो लोग मंत्री हैं, जो कहा जा रहा था कि नहीं ये चेहरा हो सकते हैं, इनको तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनमें से किसी से केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत खुश नहीं है। बावजूद इसके जो बिहार का जातीय समीकरण है, बिहार की जो मुश्किलें हैं, उसकी वजह से शायद स्थिति जस की तस रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होंगे, उनको बहुत ज्यादा वहां मुश्किल भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं वो थोड़ा जो ऐसे चेहरे जो प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों में उनमें से कुछ सांसदों की सार्वजनिक तारीफ कर चुके हैं, अपने ट्विटर हैंडल से उनके कार्यक्रम को लेकर बात कर चुके हैं, वो मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर स्थान पाएंगे। और ऐसे लोग जो जिसको कहते हैं ना सुसुप्तावस्था वाले मंत्री हैं, वो हटने वाले हैं। हर्षवर्धन जी 1-2 नाम बता सकते हैं आपको इनकी जानकारी में? और एक नाम तो ये पक्का बहुत दिलचस्पी के साथ बताएंगे। मैं ब्रेक में पूछता हूं इनसे, मुझे बताएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो खबर महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त यह है कि सुप्रिया सुले ने अपने पिता शरद पवार को एक चिट्ठी लिखी है। सुप्रिया सुले ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर कार्रवाई करने को कहा है। सुप्रिया सुले ने शरद पवार को लिखी इस चिट्ठी में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि इन दोनों पर शरद पवार एक्शन लें। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ये दोनों सांसद हैं।
सुनील तटकरे रायगढ़ से सांसद हैं, जबकि पटेल राज्यसभा से सांसद है। लेकिन आप देखिए, दो नामों की तो बात आ रही है। अजीत पवार के लिए उन्होंने कुछ लिखा है इसमें या नहीं, ये अभी हम बताते हैं आपको। अगर उनका नाम नहीं है, केवल प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर कार्रवाई करने को कहा है, तो इसको हम कैसे समझें? प्रदीप जी, चिट्ठी लिख रही है सुप्रिया सुले शरद पवार को। भाई उनको समस्या, उनको मंत्री बनना था केंद्र में, मंत्री बनने जा रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। देखिए, उन समस्या ये है कि जो सबसे करीब थे, जिनके अजीत पवार के बारे में तो उनको मालूम था कि वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, ये मतलब जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेड सरप्राइज था। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ऐसा करेंगे। प्रफुल्ल पटेल भी जा सकते हैं, ये संभावना थी, वो जाना चाहते थे, लेकिन चले जाएंगे इस तरह से। उसके बाद जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, बेटी के बराबर का दर्जा दे दिया, उसके बाद जाएं। और जो प्रफुल्ल पटेल हैं, उनकी राजनीतिक शुरुआत जो है शरद पवार ने ही कराई। वहाँ से लेकर उनके बिजनेस को लेकर, जब भी चुनाव हारे लोकसभा का, तुरंत राज्यसभा में भेजा। तो ये लगता है कि ये एहसान फरामोश निकले। परिवार वाली पार्टियों में वफादारी बड़ी चीज़ होती है कि हमसे जो निजी परिवार से वफादारी थी, उसमें धोखा हो गया, तो इसलिए नाराज़गी उनसे ज़्यादा है। और अजीत पवार के बारे में वो ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अजीत पवार से ज़्यादा पंगा लिया तो फिर लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। खुद का अपना, हाँ, बाराबंकी में। हाँ। जी विनोद जी, अब वो कह रही है, पिता से कह रही है, अध्यक्ष शरद पवार उनसे कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई इन्हीं दो ही नाम क्यों, बाकी सबके सब? देखिए, ये बात वो वर्बली भी कह सकती थी, लेकिन चिट्ठी लिखी और रिकॉर्ड पे ले आई इसको कि देखिए मैंने चिट्ठी लिखी, तो इसलिए चिट्ठी लिखना जरूरी है। और वो बिल्कुल प्रदीप जी सही कह रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल उनके समकक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के बिल्कुल उस तरह से थे, क्या कहें, अभिन्न अंग कि हर इनर सर्किल के, बिल्कुल कोटरी के, सब कुछ सारा मैनेज करने वाले। और वो जिस तरह गए, और सुनील तटकरे, तो अब चूंकि प्रफुल्ल पटेल का नाम उनको लिखना था, सुनील तटकरे का भी लिखना था, दोनों सांसद हैं, इसलिए शामिल किया। अजीत पवार में दो चीजें हैं, एक तो अजीत पवार को ऐसा करना ही था, मालूम था उन्हें। दूसरा, उनको एक लगता है कि चलो अजीत पवार गए तो गए, पार्टी पे कम से कम मेरा तो क्या प्रफुल्ल पटेल का तो नाम चल ही रहा था, हम भी लोग चर्चा कर रहे थे, ये मंत्री न बन जाए, इसको खटाई में क्या डाला जा सकता है किसी तरह शरद पवार के द्वारा? मंत्री तो बनेंगे ही वो। देखिए, अगर वो सांसद है, उनका उनसे सांसद ही तो छीन अब निकाल भी दें पार्टी से तो सांसद बने रहेंगे, वो अनअटैच सांसद बन जाएंगे। और उसके बाद वो मंत्री तो बनेंगे। मंत्री तो प्रधानमंत्री जी को, किसी को बनाना है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उसमें कहां से बाधा आ जाएगी? तो उसमें तो ये मुख्य रूप से उनका पार्टी के भीतर, तो जो प्रदीप जी ने कहा कि भाई जब इतना शरद पवार ने दिया और उसके बाद आपने एहसान फरामोशी की, तो चूंकि अकेले प्रफुल्ल पटेल का नाम लिखती तो दूसरे सांसदों कैसे छोड़ देती, तो सुनील तटकरे का भी जोड़ना था। और अजीत पवार के बारे में तो उनका एक तरह से ये भी है, उनको रिलीफ भी है कि भाई गए तो गए, अब बाहर चले गए, अब पार्टी पूरी हमारी है, जैसी भी होगी हमको खड़ा करना। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करके उनकी घर वापसी का अगर कोई भी गुंजाइश थी तो उसको भी खत्म किया उन्होंने? नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये राजनीति में खास करके जब पार्टी इस तरह के संघर्ष में हो, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ऐसी पोस्चरिंग करें, दिखावा ऐसा करें कि देखो सुप्रिया सुले लिख रही हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष जी के पास चिट्ठी लिख रही हैं, अब प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि पार्टी तो हमारी है, हम इस पार्टी से कहां निकाले जाएंगे। ये चिट्ठी राजनैतिक चिट्ठी है। ये चिट्ठी उन लोगों को संदेश देने वाली है जिन 44 विधायकों के समर्थन का दावा अजीत पवार कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी किसी पार्टी में टूट होती है तो चिट्ठियां लिखी जाती हैं। ये चिट्ठियां चुनाव आयोग में भी काम आती हैं। ये चिट्ठियां लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति को भी देने में काम आती है। ये चिट्ठी विधानसभा के अध्यक्ष को भी देने में काम आती है। ये रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ये कहीं से भी इस चिट्ठी का कोई मतलब, जिसको कहें कि अगर कोई महत्व है क्या, तो शून्य महत्व है, क्योंकि आप लोकसभा से उनको हटा नहीं सकते। अगर हटाएंगे तो उसको भी लेने का विशेषाधिकार वो सभापति या अध्यक्ष के पास होता है। तो कहीं से भी इसका मतलब नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक है, महाराष्ट्र में चिट्ठी घूमे और कहा जाए कि देखिए साहेब अभी फैसला लेने वाले हैं, और प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को अगर वो निकाल देंगे तो जो बाकी लोग अजीत पवार के साथ खड़े हैं वो फोन कर करके कहें कि पवार साहब हमसे गलती हो गई। ये एक तरह से कहें तो मानसिक युद्ध है। उस युद्ध में सुप्रिया सुले आगे जाना चाहती है।
चलें, इस वक्त जो बड़ी खबर और है वो है दिल्ली से। प्रगति मैदान में मंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की बात करते हैं। चर्चा है बहुत जल्द नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे, फिर बदल होगा। अभी तक हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना की बात कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे सियासी तौर पर सबसे अहम प्रदेश उत्तर प्रदेश की और डिटेल में। यूपी में इस वक्त मोदी सरकार में यूपी से 16 मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी से हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्रनाथ पांडे, अजय मिश्र टेनी समेत मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री यूपी से ही हैं। 2 साल पहले जुलाई 2021 में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसमें भी सबसे ज्यादा 7 मंत्री यूपी से ही बनाए गए थे। इनमें अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, भानु प्रताप सिंह वर्मा और पंकज चौधरी थे। यह माना जा रहा है कि यूपी से कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को लेकर बहुत अटकलें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वो विपक्ष की पटना में हुई बैठक में भी नहीं गए थे और उनके अंदाज भी इन दिनों बदले हैं। आज जब उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बाकी विपक्षी नेताओं की तरह सीधे इसका विरोध नहीं किया। जयंत चौधरी ने कहा कि पहले यूसीसी को आने दीजिए, फिर फैसला करेंगे। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। तो चर्चा अभी करना, जहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती तो दूसरा। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा दोबारा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? जयंत चौधरी पूछ रहे हैं क्या मैं नया सूट सिलवाऊं? आप राय दीजिए देवेंद्र जी, वो सिलवाना चाहिए या नहीं? वो लगभग सिलवा लेना चाहिए। इसमें सिर्फ एक पेंच इतना दिनों का सौरभ लगा, तो पेंच सिर्फ और सिर्फ ये थी, बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन्हें यह मैसेज दिया गया था कि आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करें और आपकी पसंद की 2 लोकसभा सीटें, एक जिस पे से आप चुनाव लड़ेंगे, दूसरी आपके एक पसंद की व्यक्ति, एक बागपत और एक मथुरा, ये दे दी जाएगी। जयंत चौधरी इस बात के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि वो एक गठबंधन करना चाहते हैं और गठबंधन के तहत आ सकते हैं। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। जाहिर तौर पे जब वो गठबंधन के तहत आएंगे तो उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिहाज से उनकी उम्मीदें ये रहेंगी कि कम से कम 6 से 7 सीटें हमें दी जाए। बीजेपी शायद वैसा कोई विंडो क्रिएट करना नहीं चाहती, इसके चलते इतना लंबा विलंब लगा। दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि अभी तक इस पर फाइनल मुहर नहीं लग पाया है कि आखिरकार क्या होगा, और टॉप लीडरशिप से जयंत चौधरी की 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई। इच्छा दोनों तरफ से है कि साथ में और बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ इच्छा ही नहीं है, बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ वहाँ पे एक पेंच फंस गया था कि उनको ये कहा गया कि अब विलय ही आप कर दें, उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी लीडरशिप ये बर्दाश्त करता है कि ठीक है गठबंधन के तौर पर आप हमारे साथ आ जाएं। ये तय बीजेपी को करना है। मतलब डेटिंग चल रही है जी, अभी शादी नहीं हुई है। बीजेपी चाहती है कि विवाह हो जाए, वो चाहते हैं लिव इन में रहें। कुल मिला के ये है कि ताकि जब चाहें। वहाँ समस्या दूसरी है। जयंत चौधरी आना चाहते। जयंत चौधरी इस बात का उदाहरण है कि अखिलेश यादव की राजनीति में क्या समस्या है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन था, उससे अखिलेश यादव को फायदा हुआ और जयंत चौधरी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी और जयंत चौधरी की बातचीत हुई थी, तब भी जो देवेंद्र जी बात कह रहे हैं, इसी पर मामला फंसा था कि आप पार्टी का विलय कीजिए, अलग पार्टी करके आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। ये गलती एक बार कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी में 2 नेता, लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए के चंद्रशेखर राव। तो ये तेलंगाना में ये बैठक हो रही है और अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं केसीआर से। यूपी का ही क्योंकि जिक्र कर रहे थे, तभी ये तस्वीर भी आई। जी प्रदीप जी, बीजेपी के 2 नेता, एक केंद्रीय मंत्री जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र चौधरी, ये नहीं चाहते कि जयंत चौधरी बीजेपी में आए। ठीक, इनको लगता है कि अगर जयंत चौधरी आ गए तो जाट लैंड में हमारा भाव कम हो जाएगा, हमारी हैसियत कम हो जाएगी। इसलिए ये 2 लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर विरोध का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन बात वही जो देवेंद्र जी ने कही कि अगर शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत हो जाती है
तो फिर कोई रोक नहीं पाए। संजीव बलियान के लिए तो बहुत बड़ी बीजेपी को समस्या फायदा होगा लेकिन जयंत के आने से निश्चित रूप निश्चित तौर पे। और अभी जो जाट नेता हैं, संजीव बलियान की बात कर लें, सत्यपाल सिंह की बात कर लें या भूपेंद्र चौधरी की बात कर लें, ये कहीं भी नहीं टिकते जाट क्लाउड के मामले में जयंत चौधरी के सामने। बीजेपी की ताकत अगर जयंत चौधरी के साथ आ जाए तो निश्चित तौर पर जाट वोट बैंक के लिहाज से संजीव बहुत बड़ा बलियान फायदा होगा। का जो लोकसभा क्षेत्र है 5 की 5 विधानसभा बीजेपी हार गई। बिल्कुल। और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको एक अवसर मिल जाए कि लोकसभा की अपनी सीट वो वहाँ से बदल के किसी और सेफ सीट पे चले जाएं। और उसके लिए बाकायदा नाम हमें बताया गया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि राजस्थान के 1-2 सीटों पे भी उन्होंने विचार की थी, ऐसा बीजेपी के लोग बता रहे थे। इतने खराब परिस्थिति उनकी अब। जी हाँ, बिल्कुल जी हर्षवर्धन जी, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं, मुझे लगता है कि ये बीजेपी और जयंत चौधरी दोनों के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति है। जयंत चौधरी कितना हासिल कर सकते हैं और अखिलेश का कितना राजनीतिक भविष्य है वो बहुत अच्छे से देख चुके हैं। वो चावल और गेहूं, अनाज और पोटली सब ने देख लिया उसका क्या परिणाम होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहतर स्थिति होगी। अभी हो सकता है कि पहले की जो स्थिति रही हो उसमें वो मर्ज कराना चाहते हों, लेकिन अभी आप भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखिए, उत्तर प्रदेश में एक और सहयोगी पार्टी उनके साथ होगी। 1 या 2 सीट सिर्फ, इससे ज्यादा जयंत चौधरी न तो मांगने की स्थिति में है न भारतीय जनता पार्टी उन्हें देगी। भारतीय जनता पार्टी 5 ऐसी छोटी पार्टियों से बात कर रही है जो पूरी तरह से तय है, जिसमें 2 पार्टियां आपको साफ साफ दिखती हैं, अपना दल और संजय निषाद की पार्टी। उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर हैं, एक जयंत चौधरी हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का जो 80 वाला फॉर्मूला है कि 80 की 80 जीतना है, वो बहुत साफ तौर पर होता हुआ दिखता है। और मुझे लगता है कि ये बातचीत हो चुकी है, तभी वो इस तरह मुस्कुराते हुए कह रहे हैं क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में हैं, वो इसी तरह की बातचीत होती है। वो कह रहे हैं कि क्या नया सूट सिलवा लें आप लोग चाहते हैं, तो नया सूट सिलवाने का मतलब ही होता है कि मंत्रिपरिषद में शपथ लेने जा रहे हैं। अगर कुछ ना हो रहा होता तो तीखा जवाब आता। नहीं, सीधा जवाब आता। दूसरी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, देखिए राजनीतिक कुशलता इसमें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ती है। एक तरफ अखिलेश यादव को आप देखिए कि उनके 2 बड़े सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी, उनको बीजेपी अपने साथ लेने की पूरी कोशिश कर रही है। और अनुप्रिया पटेल और ये आपके दूसरे संजय निषाद, वो तो साथ में हैं बीजेपी के, और संजय निषाद की पार्टी पहले अखिलेश यादव के साथ भी थी। कुल मिलाकर के जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आज भी 64 सीटें उसके पास हैं अपने गठबंधन को मिला करके, और 73 सीटें जीत चुकी है, वो तो सहयोगी बना रही है। बिल्कुल। और अखिलेश जी जिनके पास मात्र आज की तारीख में 5 थी, आज की तारीख में शायद नहीं 3 ही बची है। 3 ही बची है ना, 5 तो चुनाव में जीते थे। वो अपने, उनको परवाह ही नहीं है कि हमारा, वो तेलंगाना में सहयोगी ढूंढ रहे हैं। ढूंढना चाहिए उत्तर प्रदेश में सहयोगी। मतलब आप कल्पना करो ना, तेलंगाना में सहयोगी आप तलाश रहे हो, आपको तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को संभालना चाहिए, आपको जो है जयंत चौधरी को संभालना चाहिए। तो जो बीजेपी अपनी ताकत से भी जीत सकती है, बीजेपी अकेले भी लड़े तो भी 60-65 सीटें तो अपने ताकत से जीत सकती है। लेकिन लड़ाई एक सीट की है। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये राजनीतिक कुशलता है किसी राजनीतिक पार्टी की कि किस तरह से अपने अलायंसेस को वो दोबारा रिविजिट कर रही है। और आज देखिए कि पिछले विधानसभा का जब नतीजा आ गया था, उत्तर प्रदेश की फिर से बीजेपी की सरकार बनी, उसके 7 से 8 दिनों के अंदर जो होली की तारीख थी ना, यूपी चुनाव के नतीजों के बाद, उस दिन दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर आके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मिले थे और अमित शाह ने बाकायदा उन्हें 2 घंटे का समय दिया था। आप अंदाजा लगाएं कि जिस व्यक्ति ने पूरे कैंपेन में बीजेपी पे हमला बोला हो, इतनी ज़बरदस्त जीत बीजेपी की हो गई, उसके बावजूद 8 दिन के अंदर उन्होंने समय मांगा, इन्होंने समय दे दिया, और ना दिया बल्कि 2 घंटे का समय दिया। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी स्ट्रेटजी के मामले में किस कदर उनके अंदर एक फायर है, एक आग है कि कुछ भी करना है। नहीं, ये जो चूक हो रही है अखिलेश यादव से, मैं वो समझना चाह रहा हूं, ये उनकी जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं, जिस शैली की, उसकी कमी है या उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता इसमें दिख रही है? नहीं, दोनों है। लेड बैक पॉलिटिशियन है, जमीन पे उतरना नहीं चाहते। गठबंधन का महत्व क्या है ये समझ में नहीं आता। वरना आप देखिए 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, नतीजा आया, खत्म कर दिया। 2019 में बीएसपी से किया, नतीजा आया, खत्म कर दिया। और 2022 में तो ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी दोनों साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको एक तरह से अपमानित किया। आप सहयोगियों के, अपने विधायक दल की और सहयोगियों की बैठक बुला रहे हैं, उसमें उनको न्योता तक नहीं दे रहे हैं पहली ही मीटिंग में। तो इससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं? और ओम प्रकाश राजभर का बहुत बड़ा योगदान है जो ईस्टर्न यूपी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की हुई। वो प्रूव करके दिखा चुके थे कि हम कितने वैल्यूएबल हैं आपके लिए, कितने मूल्यवान हैं आपके लिए।
इसके बावजूद इस तरह का रवैया जो है ये बताता है कि उनको राजनीति की समझ नहीं है। कुछ कहना चाह रहे थे हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है समझ से ज़्यादा अखिलेश यादव को ये लगता है कि देखिए 10 साल हो गया और अब हो सकता है कि फिर से, क्योंकि बहुत से नेता इस देश में ऐसे हैं जो इसी तरह सोच रहे हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि हम अपना हिस्सा क्यों दें। उनको लगता है कि नहीं नहीं, अगला जो चुनाव आएगा उसमें समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होकर उभरेगी। एक बात और मैं कह दूं, चूंकि बार बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, अजय मिश्रा टेनी को लेकर भी सरकार में बहुत अच्छी इस वक्त राय नहीं है और रणनीतिक तौर पर भी अजय मिश्रा टेनी लाइबिलिटी ही बने हुए हैं, अब वो एसेट नहीं रह गए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको विस्तार में हम लोग देख सकते हैं। हालांकि उनके जिले में बीजेपी सारी सीटें जीती खीरी में विधानसभा चुनाव में। नहीं, सिर्फ जिले में नहीं, बीजेपी तो लगभग हर जगह जीत गई है। नहीं, तो नहीं, उसको अगर हम विधानसभा के लिहाज से कहें नहीं, तो जहां जहां हाथरस में भी तो जीती, फिर तो उन्नाव में बहुत भी सी जगह जीती है उसकी नहीं, बात। लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्योंकि अजय उनके मिश्रा खिलाफ टेनी इतना को मामला लेकर हुआ, भी- इसलिए मैं कह रहा हूं उसके देखिए बावजूद। यूपी में लेकिन अखिलेश यादव को शायद ये लगता है 2022 के चुनाव के बाद स्पेशली कि भाई मैं सबसे बड़ी पार्टी मैं बना विपक्ष में और अब बाकी और कोई रहा नहीं, कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे ठीक से नहीं याद है, 150 पौने 200 सीटें जो भी हों उनकी विधानसभा में 125 सीटें नहीं गठबंधन में मिला के, वैसे 110 हैं। 110 सीटें। हाँ, तो तो उनको उनकी लगता होगा कि भाई योगी सामने योगी हैं, इधर केवल मैं ही हूं। नहीं नहीं, जो मैं उन, ही जो हूं उनके तो साथ नहीं है सब मेरे साथ हैं। नहीं नहीं, ये जो है वो किनकी बदौलत आया, उसमें योगदान किन लोगों का है, ये तो सोचना पड़ेगा। अगर आप उन्हीं लोगों को बाहर कर देंगे तो आप तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये राजनीति सिर्फ जो है अखिलेश यादव कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव होते तो ऐसी गलती कभी नहीं होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।